नातेदारी की दूसरी रीति परिहास या हंसी मजाक के संबंध है। परिहास संबंध परिहार से ठीक विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुखतया विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। ये संबंध निम्न प्रकार के रिश्तेदारों के बीच पाए जाते हैं: जीजा साली परिहास, जीजा साला परिहास, देवर भाभी परिहास, ननद भाभी परिहास, मामा भांजा परिहास, मामी भांजा परिहास, दादा पोती परिहास, दादी पोता परिहास, चाचा भतीजा परिहास, फूफा भतीजा परिहास आदि। जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी के बीच परिहास संबंध अर्थात हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में प्रचलित है। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक ही नहीं वरन कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में तो होता ही है, परंतु होली एवं अन्य त्योहारों एवं विवाह आदि के अवसरों पर अधिक होता है। अरापहो समाज में जीजा साले में से कोई भी अगर देर तक सोता रहे तो जागने वाला सोने वाले पर ठंडा पानी गिरा सकता है और आपस में चुंबन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से परिहास संभाव जो रीति है वो इस प्रकार की रीति है जिसमें खुलापन पाया जाता है। यह परिहार से बिल्कुल ठीक विपरीत है। तीसरा प्रकार है माध्यमिक संबोधन। कई समाजों में ऐसे नियम है जहां संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसलिए ही उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी या अमुक की माँ आदि। टायलर ने सर्वप्रथम माध्यमिक संबोधन शब्द का मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। इस प्रथा का प्रचलन टायलर, फ्रेजर, लोवी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया। दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मलाया, चीन, उत्तरी साइबेरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अंडमान, लंका, फिजी द्वीप, मलेनेशिया आदि प्रदेशों में निवास करने वाली अनेक प्रजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। चौथा प्रकार है नातेदारी की रीतियों का, वो है मातुल्य। यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहां मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजों की वफादारी पर मामा का विशेषाधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है। भांजे पिता के बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे एवं भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक कहते हैं। यदि भांजे अपने मामा के घर पर ही रहकर बड़े होते हैं तो उसे हम मातृ स्थानीय निवास कहते हैं। मातुल्य प्रथा मातृ सत्तात्मक समाज की सामान्य विशेषता है। यदि यह प्रथा किसी पितृसत्तात्मक परिवार में ही पाई जाती है तो यह पूर्ववर्ती मातृ प्रधान सामाजिक संरचना का ही अवशेष है। नातेदारी रीतियों का जो पांचवा प्रकार है वो है पितृस्व श्रेय। जिस प्रकार से मातृ सत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व है और विशेषाधिकार होता है, वैसे ही पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता की बहन जैसे पितृस्व करते हैं का विशेष महत्व पाया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने बैक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया है। वहाँ बुआ ही भतीजों के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है। वही बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजातियों में बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया करती है। दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में भी बुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के बारे में चैपल तथा कून का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अंत्यक्रिया शिथिल होने की संभावना होती है,
उन्हें सतत बनाए रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ है। बुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है, अतः अपने जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए ही पितृस्व प्रथा का प्रचलन हुआ है। नातेदारी रीतियों का अगला प्रकार है सहप्रसविता या सहकष्टी। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है, जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे भी प्रसवा की तरह ही अछूत माना जाता है। भारत में खासी व टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने एवं कपड़े धोने की उस समय तक मनाही रहती है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती है। तो इस प्रकार से हम नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।